तुम इस बच्चे पर अपने अगर इस वीडियो के दौरान आपके आसपास अचानक सन्नाटा हो जाए तो पीछे मत देखना। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर शैतान सच में होता तो वो कैसा दिखता। 1928 की एक ठंडी सी रात, एक छोटी सी लड़की और एक कमरा जहाँ भगवान की प्रार्थनाएं भी चीखने लगती है। जब डॉक्टर हार मान जाए और विज्ञान चुप हो जाए, तब किया जाता है वो रिचुअल जिसे करने से पहले खुद पादरी भी डरते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित उस एक्सोर्सिज्म की है जिसने इंसान और शैतान के बीच की रेखा ही मिटा दी। हम बात कर रहे हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द रिचुअल के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें यही बताया जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे डरावनी पोजेशन घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद हम फादर जोसेफ को देखते हैं जो पोजेस्ड हुई लड़की से लड़ रहे थे। फिर हमें इस घटना से 9 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम जान पाते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इधर फादर जोसेफ चर्च में स्पीच दे रहे थे और वो अपने भाई के सुसाइड करने के कारण काफी अपसेट थे। यहीं पर काफी लोग मौजूद थे जो फादर जोसेफ को काफी मानते थे। सीन चेंज होता है जहाँ फादर जोसेफ से बिशप मिलने आते हैं जो किसी केस के चलते उनसे बात करना चाहते थे। वो जोसेफ को एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम है एमा स्मिथ। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ गई है कि डॉक्टर्स भी उसे ठीक करने में असफल रहे, तो अब बस एक्सोर्सिज्म ही एक ही चारा बचा है। बिशप जोसेफ को बताते हैं कि उसे बस साथ देना है। असल में एक्सोर्सिज्म करने वाले कोई और है जिनका नाम है फादर थियोफिलस। अब जोसेफ बिशप से कहते हैं कि शायद इस लड़की को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन बिशप को यकीन था कि एमा के अंदर एक डीमन है। बिशप के जाने के बाद जोसेफ थोड़ी देर सोचता है और एमा को चर्च लाने का इंतजाम करता है। कुछ देर बाद एमा को चर्च लाया जाता है और उसे शांत रखने के लिए एमा की आंखों पर पवित्र पट्टी बांधी जाती है। वहाँ जोसेफ जब फादर थियोफिलस से मिलता है तब फादर थियोफिलस उसे बताते हैं कि जो डीमन एमा के अंदर है वो हर वो कोशिश करेगा जिसे हम एक्सोर्सिज्म ना कर पाए, लेकिन हमें खुद पर और गॉड पर विश्वास रखना है। इसके बाद वो लोग मदर सुपीरियर से बात करते हैं जो एमा की फाइल ही पढ़ रही थी। इसी बीच वहाँ घबराई हुई सिस्टर रोज आकर जोसेफ को बताती है कि एमा खाना नहीं खा रही, बस बिल्लियों की तरह सिस करके आवाजें निकाल रही है। ये सुन के जोसेफ भी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि रोज उनके काफी करीब थी, इसलिए वो खुद एमा से बात करने का फैसला करता है। जोसेफ जब एमा से मिलता है तो वो सहमी हुई एक जगह पर बैठी हुई थी। वो जोसेफ से अच्छे से बात भी करती है और यहाँ जोसेफ को एमा के कुछ लेटर्स मिलते हैं जो उसने अपने माँ के लिए लिखे थे जो इस दुनिया में नहीं थी। एमा को देख जोसेफ को नहीं लग रहा था कि उसे किसी एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। सेम यही चीज जोसेफ फादर थियोफिलस को आकर भी बताता है, लेकिन फादर थियोफिलस को यकीन था कि एमा पर एक डीमन ने कब्जा किया हुआ है। जोसेफ उनसे कहता है कि मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है तो हमें एमा का उससे इलाज करवाना चाहिए। अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ सब मिलकर एमा के ऊपर पहला रिचुअल करने वाले थे। यहाँ जोसेफ का काम था कि डीमन जो भी बोले उसे नोट करना, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। रिचुअल शुरू होता है जहाँ डीमन को तकलीफ होने लगी थी कि तभी अचानक एमा रिचुअल के बीच ही बेहोश हो जाती है, इसलिए उन लोगों को रिचुअल बीच में ही छोड़ना पड़ता है। यहाँ जोसेफ एमा की हालत देख थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि एमा को एक्सोर्सिज्म की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत है, और ये सब डाउट उसके मन में इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसने आज से पहले कभी एक्सोर्सिज्म नहीं किया था या देखा था। अब अगली सुबह जोसेफ बाहर फादर थियोफिलस को एमा से बात करते हुए देखता है। रात होती है और सभी फिर से एक बार रिचुअल की तैयारी करते हैं और इस बार एमा के अंदर का डीमन पूरी तरह उभर कर बाहर आता है और हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे एक्सोर्सिज्म रुक जाए। एमा सिस्टर रोज के बाल पकड़कर इतने ताकत से खींचती है कि उसके बाल ही उखड़ जाते हैं और इस हादसे के कारण एक बार फिर से रिचुअल को रोकना पड़ता है। यहाँ जोसेफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि सिस्टर रोज पर हमला हुआ था, इसलिए वो फादर थियोफिलस से कहता है कि अब वो और किसी को इस रिचुअल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लोगों को चोट पहुंच सकती है। इसके बाद जोसेफ सिस्टर रोज से मिलने आता है। रोज जोसेफ को बताती है कि रिचुअल के दौरान मुझे पता था कि एमा एक डीमन के वश में है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे एमा के ऊपर ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके
मन में एक ख्याल भी आया कि शायद गॉड एमा को पनिश कर रहे हैं या एमा के जरिए गॉड रोज को पनिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सोचने के लिए रोज काफी शर्मिंदा भी होती है। जोसेफ उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये चीज हमारे लिए नई थी, शायद इसीलिए ये सब हुआ। रात में अब सीन तीसरे रिचुअल पर आता है जहाँ रोज के बदले एक नई सिस्टर आ गई थी, लेकिन वो एमा को देखकर ही काफी डर जाती है। वही फादर एमा को बेड से बांध देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। अब इसके बाद फादर थियोफिलस एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और इस बार एमा के अंदर का डीमन तकलीफ में इतना था कि वहाँ मौजूद लोग भी उसकी ताकत को देख पाते हैं। वो डीमन सबसे कहता है कि तुम सब पापी हो जो अपने पापों को छुपा रहे हो, और यहाँ उन्हें फिर से ये एक्सोर्सिज्म रोकना पड़ता है। मीनवाइल रात में जोसेफ को हर वक्त एमा की झलक दिखाई दे रही थी। ये शायद इसलिए क्योंकि आज तक जोसेफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, या ये कहे कि देखा था। इसके बाद सीन आता है चौथे रिचुअल पर जहाँ फिर से एक बार रिचुअल शुरू किया जाता है। फादर थियोफिलस एक्सोर्सिज्म के दौरान डीमन से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो डीमन नाम नहीं बताता बल्कि फादर थियोफिलस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो नाकामयाब होता है तो वो फादर जोसेफ के साथ सेम चीज करता है और उसके दुख को और कुरेदने लगता है, सेइंग कि तुम्हारा भाई अब भी लटक रहा है क्या। फादर थियोफिलस उस डीमन को बार बार उसका नाम पूछ रहे थे, लेकिन वो डीमन बस किसी और भाषा में बोले जा रहा था। इधर जोसेफ अपने भाई के बारे में सुनकर काफी परेशान हो चुका था, इसलिए अगले दिन वो अपने भाई की चीजों को देख रहा होता है, जिसमें सेंट माइकल का लॉकेट था। सेंट माइकल बाइबल के अंदर एक पावरफुल एंजल है जो गॉड के आर्मी के लीडर भी है। इसके बाद वो एमा को खाना देने उसके कमरे में आता है, जहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसमें एमा ने लिखा था कि अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वो उसे क्या देगा। असल में ये लाइन जूडस से रिलेटेड थी। जूडस जीसस क्राइस्ट के शिष्यों में से एक है जिसने कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए जीसस को धोखा दिया। खैर, अब जोसेफ उस नोट को सिस्टर रोज को दिखाता है। सीन बदलता है और आता है पांचवे रिचुअल पर जहाँ एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले एमा को चेक किया जाता है। एमा के बॉडी पर जख्म देख वो समझ गए थे कि डीमन ने एमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। फादर थियोफिलस जब एमा को बांधने लगते हैं तो जोसेफ यह कहता है कि वो एमा की कंडीशन को और भी ज्यादा खराब बनाते जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन फादर थियोफिलस का कहना था कि अगर वो रुके तो एमा बचेगी ही नहीं। ये कहकर वो रिचुअल शुरू कर देते हैं। रिचुअल के दौरान एमा इतनी बेकाबू हो जाती है कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन था, इसलिए जोसेफ रिचुअल को रुकवा देता है। इसके बाद जोसेफ फादर थियोफिलस से आर्ग्यू करने लगता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। फादर थियोफिलस जोसेफ से कहते हैं कि वो ये बस इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका विश्वास कमजोर पड़ चुका है। साथ ही वो यहाँ जोसेफ के सामने एक और बात रिवील करता है कि जब वो नया नया एक्सोर्सिस्ट बना था तब उसे एमा की मदर द्वारा पहले ही बुलाया गया था जब एमा जवान थी और उस वक्त भी वो पोजीशन में थी, लेकिन उस वक्त उसे इस केस को छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके पास एक्सोर्सिज्म के लिए इतनी नॉलेज नहीं थी, और फिर एमा को डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। हालांकि एमा फादर थियोफिलस को लेटर्स में बताती थी कि वो रिकवर हो रही है, लेकिन वो डीमन उसके अंदर ही थे जो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही एमा की मदर का देहांत हुआ तब एमा पूरी तरह अंदर से टूट गई, और इससे अच्छा मौका डीमंस के लिए क्या हो सकता था। एमा जैसे ही कमजोर पड़ी, डीमन ने पूरी तरह एमा के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। जो उसे पूछता है कि डीमन ने एमा को ही क्यों चुना, जिस पर फादर बताते हैं कि एमा एक सेंसिटिव लड़की है, ऐसे में डीमन को किसी के शरीर पर कब्जा करना आसान हो जाता है। फादर थियोफिलस कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में रिचुअल को जारी रखना होगा। दूसरी तरफ हम जोसेफ को उसके स्टडी रूम में देखते हैं जो एमा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि एमा के माँ की बहन मीना और उसके पिता जेकॉब काला जादू में माहिर थे और उन्होंने कई बार एमा को शापित खाना भी खाने के लिए दिया था। इसी बीच सिस्टर सैरा वहाँ आकर जोसेफ को एमा के कमरे में ले आती है जहाँ एमा पूरी तरह न्यूड थी और काफी जख्मी भी। तभी वह फादर थियोफिलस आकर एमा को कपड़े से ढकते हैं। सीन बदलता है जहाँ मदर सुपीरियर इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि एमा के कारण सारी सिस्टर्स ट्रॉमा में है। मदर सुपीरियर फादर थियोफिलस को एमा पोजीशन केस के लिए बस एक हफ्ते का वक्त देती
देती है। सीन चेंज होकर जोसेफ के डॉक्टर दोस्त पर आता है जो फाइनली एमा को चेक करने आ गया था। वो बताता है कि एमा के अंदर बस खाने पीने की कमी है, उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी है और उसे आराम करने की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ रोज थी जो गुस्से से पागल हुए जा रही थी और ये सब चीजें डीमन ही उससे करवा रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो रिचुअल ना कर पाए। वही चर्च में प्रेयर्स करते वक्त जोसेफ को एक बार फिर से एमा की झलक दिखाई देती है। असल में डीमन जोसेफ के दिमाग के साथ भी बस खेल रहा था। तभी वह बिशप आकर जोसेफ से एमा की कंडीशन पूछते हैं, जिस पर जोसेफ कहता है कि एमा की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जब जोसेफ चर्च के अंदर था तब उससे मिलने वहाँ सिस्टर रोज आती है जो उससे कहती है कि वो फिर से एमा के एक्सोर्सिज्म में पार्ट लेगी। मीनवाइल अब सीन आता है 6वें रिचुअल पर, जहाँ रिचुअल के दौरान चालाकी से वो डीमन खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि फादर थियोफिलस उसे शांत भी कर देते हैं। वहाँ मदर सुपीरियर जब प्रेयर्स कर रही थी तभी उसे अजीब आवाजें आती है, यानी अब चर्च के अंदर भी डरावनी घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। उधर फादर थियोफिलस के रूम में भी एक डिमोनिक फिगर आकर लैटिन में उनसे कुछ बात करने की कोशिश करती है। असल में ये फिगर फादर की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिस्टर रोज पजेस्ड हो चुकी थी। वही जोसेफ भी अपने कमरे में एमा को देखता है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी उसे अपने हाथों में अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है, जैसे अंदर से पानी बह रहा हो, और इसी के चलते वो अपना हाथ काटने की भी कोशिश करता है। अगले दिन जोसेफ डरा हुआ फादर थियोफिलस से मिलने आता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह एमा उसे हॉन्ट कर रही है। फादर थियोफिलस उसे समझाते हैं कि डीमन का काम ही यही होता है, फेथ को कमजोर करना, और ये डीमन वही चीज कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्हें उनका फेथ मजबूत रखना होगा, तभी वो उस डीमन से लड़ पाएंगे। लेकिन जोसेफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये करेगा कैसे, जिस पर फादर थियोफिलस उसे समझाते हैं कि सिस्टर्स, नन्स, मदर सुपीरियर और वो एक वॉरियर की तरह है, क्योंकि जब कोई भी एमा का केस लेने के लिए रेडी नहीं था तब उसका केस मदर सुपीरियर ने लिया और सबने साथ भी दिया, बिल्कुल एक वॉरियर की तरह, जैसे सेंट माइकल ने दिया था। सेंट माइकल से जोसेफ को याद आता है कि उसके भाई की चीजों में उसे सेंट माइकल का ही लॉकेट मिला था। इससे जोसेफ में थोड़ी हिम्मत आती है, क्योंकि उसके भाई का नाम भी माइकल ही था। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीमन उसे पानी पीने ही नहीं देता। एमा को बेटर फील कराने के लिए फादर थियोफिलस उसे बाहर लेकर आते हैं। एमा की इच्छा थी कि उसने उसके माँ के लिए जो लेटर्स लिखे थे वो उसके मॉम की ग्रेव पर रखे जाए, इसलिए वो उन लेटर्स को फादर को दे देती है। लेकिन फादर उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि ठीक होकर वो ये काम खुद करेगी, लेकिन एमा के जोर देने पर वो लेटर्स को रख लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है 7वां रिचुअल, जहाँ एमा फिर से एक बार बेकाबू होकर सिस्टर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। लेकिन उनमें एक सिस्टर ऐसी थी जिसका फेथ काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उस डीमन की तरकीब काम नहीं आती। यही हम एक और बात जान पाते हैं कि एमा के अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा डीमंस है। सभी जैसे ही बाहर बैठे हुए थे, इसी बीच एमा वहाँ से भाग जाती है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एमा बेहोशी की हालत में मिलती है। फादर थियोफिलस जब एमा को चेक करते हैं तो पाते हैं कि एमा की सांसें बंद हो चुकी है, जिससे सभी सहम गए थे। जैसे तैसे फादर एमा को होश में लाते हैं, पर डीमंस अब भी एमा के अंदर थे। एमा कंट्रोल से बाहर हो रही थी, इसलिए फादर फिर से एक बार एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर थियोफिलस सारे डीमंस के नाम लेते हैं। साथ ही एमा के अंदर 2 स्पिरिट्स भी थी, जो मीना और उसके पिता जेकॉब की थी। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन एमा में इतने सारे डीमंस थे कि उनकी सारी कोशिश जाया होते हुए दिख रही थी। तभी जोसेफ सेंट माइकल के नाम पर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और देखते ही देखते सारे डीमंस एमा के बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं, और इसी के साथ इनका एक्सोर्सिज्म भी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमा स्मिथ सच में थी। कई लोग मानते थे कि उसकी कंडीशन मेडिकल है, लेकिन कई लोगों को लगता था कि उसके अंदर सच में डीमंस थे। आगे जाकर फादर जोसेफ और फादर थियोफिलस ने अपने इस काम को मरते दम तक चालू रखा, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।